अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स सब्जेक्ट का। और वो टॉपिक है जीनोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जीनोम के बारे में अगर बता दूँ, जीनोमिक्स के बारे में, तो हमारे पास जीनोम जितना भी जो किसी भी ऑर्गेनिज़म के सेल्स के अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट है तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है, टोटल डीएनए कंटेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स सेल्स इज कॉल्ड एज जीनोम। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर ले तो यूकैरियोट्स में 2 या 3 तरह के डिफरेंट जीनोम्स हो सकते हैं। उनमें फर्स्ट वन जो है तो ये हमारे पास न्यूक्लियर जीनोम जो है तो ये आ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर जीनोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। आप लोगों को पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा 2 और भी जीनोम्स होते हैं। एक उसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आ जाते हैं, दूसरा हमारे पास प्लास्टिड्स का जीनोम आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के या 2 तरह की जीनोम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम इस चीज़ को स्पेसिफाई ना करें कि मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है या प्लास्टिड जीनोम है या न्यूक्लियर जीनोम है, अगर हम सिर्फ जीनोम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो सिर्फ जीनोम का लफ्ज़ नॉर्मली हमारे पास जो यूज़ होता है तो वो हमारे पास न्यूक्लियर जीनोम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब जीनोमिक्स आपको पता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ जीनोम्स इंक्लूडिंग लार्ज क्रोमोसोमल सेगमेंट कंटेनिंग मैनी जीन्स। और जो जीनोमिक्स का जो फर्स्ट शुरू में जो एम था, किस वजह से जीनोम की स्टडी स्टार्ट की गई, किस वजह से जीनोमिक्स स्टार्ट किया गया था, तो वो ये था कि हम मतलब जितना भी जीनोम है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, तो उनकी मैपिंग कर ली जाए और उनकी सीक्वेंसिंग कर ली जाए। ठीक है, तो ये 2 उनके मेन फंक्शन थे। इसके अलावा जीनोमिक्स का एक और सब डिसिप्लिन आ जाता है जिसको हम फंक्शनल जीनोमिक्स बोलते हैं। फंक्शनल जीनोमिक्स हमारे पास बेसिकली इसका जो नाम से ही जिस तरह आपको पता है कि वो जीनोमिक्स के फंक्शन को मतलब वो फाइंड आउट करता है। तो आज लोग कि हम जीनोमिक्स में तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हम जो जीनोम है तो उसको हमने सीक्वेंस कर लिया है, हमने फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन फंक्शनल जीनोमिक अभी भी चल रहा है क्योंकि फंक्शंस अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं। हमें पूरी डीएनए का पता तो चल गया लेकिन डीएनए के फंक्शन का अभी हमें पता नहीं चला। ठीक है, तो ये फंक्शनल जीनोमिक हमारे पास काफ़ी टाइम के लिए चलेगा आगे। अब जो हमारा टॉपिक है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर कर ले तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास ये जो जीनोम है तो उनका ज़्यादातर हिस्सा हमारे पास कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो डीएनए वहाँ पे मौजूद होता है तो वो फंक्शनल होते हैं, कोई प्रोटीन के लिए या कोई आरएनए के लिए वो कोड करता है। और उसमें बहुत कम अमाउंट ऐसा है, स्मॉल अमाउंट ऐसा है जो कि नॉन कोडिंग है। और वो नॉन कोडिंग भी एक्चुअली या बेसिकली वो जो है तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यू कैन से कि उसमें मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो कोडिंग होता है और जो थोड़ा बहुत नॉन कोडिंग होता है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। जबकि यूकैरियोट्स में ज़्यादातर हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा है कि 98% हमारे पास इसमें नॉन कोडिंग हो जाता है। और इसके अलावा जो है तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है, तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी आपको पता है कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि वो भी नॉन कोडिंग होते हैं, इंट्रॉन्स भी नॉन कोडिंग होते हैं। इसके अलावा रिपीटेटिव डीएनए जो कि आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमारे पास नॉन कोडिंग आ जाता है। तो सिर्फ 2% या 2% से भी कम ऐसा रीजन है हमारे पास इसमें जो कि हमारे पास जो है तो नॉन कोडिंग कोडिंग जो है तो आ जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम इज़ नॉन कोडिंग। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स की यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है इकोलाई की। ठीक है, इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, एशेरिकिया कोलाई इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसका टोटल जीनोम है तो उसमें 89% जो है ये हमारे पास कोडिंग रीजन है। और उस 89% कोडिंग रीजन में 4285 जीन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें मतलब ये जो जीन्स है तो 122 स्ट्रक्चरल आरएनए के लिए जीन्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है तो प्रोपेज रिमेन्स इसमें होते हैं। प्रोपेज रिमेन्स, फेज आपको पता है कि हमारे पास वो वायरसेस होते हैं जो फेज बेसिकली वायरस के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। तो
बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये होता है कि किसी बैक्टीरिया पे अक्सर वायरस अटैक कर लेता है और फिर वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनके डीएनए का कुछ थोड़ा बहुत टुकड़ा इस बैक्टीरिया के डीएनए में एम्बेडेड रह जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ये लेट से हमारे पास यहाँ तक जो है तो ये बैक्टीरियल डीएनए है, और ये जो बीच में मैंने ड्रा कर दिया लेट से ये हमारे पास जो है तो वायरस का डीएनए इसमें एम्बेडेड होता है। तो इस डीएनए को हम प्रोफेज डीएनए कहेंगे, ठीक है। और प्रोफेज जो है तो जब भी इसको अगर कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो दोबारा वो वायरस इससे बन सकता है और अटैक इस पे हो सकता है। तो मतलब इनमें ये प्रोफेज रिमेन्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई और जगह से इंसर्शन इसमें हो जाती है। और इसके अलावा इनकी जीनोम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र्स होती है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास दो तरह के डीएनए ट्रांसफ़र होते हैं, एक को हम वर्टिकल ट्रांसफ़र बोलते हैं और दूसरे को हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बोलते हैं। वर्टिकल ट्रांसफ़र सिंपल जिस तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसफ़र। और हमारे पास मतलब अगर किसी दूसरी तरीके से डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म में चला जाए, जैसा फॉर एग्जांपल कोई वायरस जो है तो वो डीएनए बैक्टीरिया में पहुंचा देता है, तो वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं आया, तो इस केस में हम इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोकैरियोट के जीनोम्स में होते हैं। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन अगर देख ले तो इसमें हमारे पास सर्कुलर जीनोम्स इनका मोस्टली होता है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड सर्कुलर जीनोम इनका होता है, जो कि 0.5 से लेकर 10 मेगा बेस पेयर तक हो सकते हैं। और इसमें 500 से लेकर 10,000 तक जीन्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। इसके अलावा इनमें ओपरान्स होते हैं जो कि मतलब ओपरान हमारे पास डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि ज़्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आप उसको कह सकते हैं, जो कि एक से ज़्यादा जीन्स को, क्लस्टर ऑफ जीन्स को वो कंट्रोल करता है। तो कह रहे कि ऑपरान्स जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं, सिस्ट्रॉन का लफ्ज़ जो है तो ये यहाँ पे मैं इसको पॉइंट आउट कर लूँ, सिस्ट्रॉन जो है तो ये दूसरा लफ्ज़ है जीन के लिए, ठीक है। और पॉली मीन्स मैनी, तो मतलब बहुत सारी जीन के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ये बनाता है, इसका सिंपल ये मतलब है। इसके अलावा इन्वायरमेंट स्पेसिफिक जीन्स होते हैं प्लाज्मिड्स में, और इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। इन्वायरमेंट स्पेसिफिक का मतलब ये कि एक बैक्टीरिया अगर लेट से वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रह सकता है, गर्म पानी में रह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कूल एरिया में रह सकते हैं, या सेलाइन इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, तो उसके लिए उनमें अपनी जीन्स होते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्शन है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से ग्रेट वैरायटी ऑफ रिकम्बिनेशन मैकेनिज़म्स इसमें होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कह रहे कि इसके एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। एक कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि अगर ये एक बैक्टीरिया है तो इसमें तो कोई न्यूक्लियस है नहीं, यहाँ पे आपके पास वो डीएनए मौजूद है, इससे ट्रांसक्रिप्शन भी इधर ही हो जाती है, ठीक है, और फिर इसी से ट्रांसलेशन भी इधर ही हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो एक कंपार्टमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है तो इसका ये मतलब है आपके पास। यूकैरियोटिक जीनोम में आपको एक सिंपल से स्टार्ट किया है, सी एलिगेंस जो है, तो सी एलिगेंस में 10 क्रोमोसोम्स होते हैं और तकरीबन 19,000 इनमें जीन्स है। इनका जो कोडिंग रीजन है तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि 27% इनका कोडिंग रीजन है, बाकी नॉन कोडिंग रीजन है। और इसके अलावा इनमें जो नॉन कोडिंग रीजन में जो इंट्रॉन्स भी उसमें आ जाते हैं, तो एवरेज ऑफ 5 इंट्रॉन्स पर जीन, एक जीन के अंदर तकरीबन 5 इंट्रॉन्स हो सकते हैं। और वो इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट डुप्लीकेशंस भी इसमें होती है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डुप्लीकेशंस को। तो लॉन्ग और शॉर्ट डुप्लीकेशंस भी इसमें होती है। अच्छा, अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया आपने, एग्जांपल देख लिया है। तो यूकैरियोटिक जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन ये कि इनका मल्टीपल जीनोम होता है, न्यूक्लियर जीनोम भी होता है और प्लास्टिड जीनोम, जैसा माइटोकॉन्ड्रियल या
हमारे पास क्लोरोप्लास्ट दोनों आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लांट्स में होते हैं। और प्लास्टिक जीनोम्स रिजेंबल प्रोकैरियोटिक जीनोम। कैसे, मतलब वो प्रोकैरियोटिक जीनोम की मतलब ये है कि हमारे पास सर्कुलर इसका होता है, और उनकी तरह जैसा बैक्टीरिया का हमारे पास ये जीनोम होता है, उसी तरह ये प्लास्टिक जीनोम भी होता है। इसके अलावा इनमें मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है क्रोमोसोम ऐसे उसके शेप ऐसे आ जाते हैं, सही है, ये ऐसे। तो मल्टीपल हमारे पास जो है तो इसमें लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनका टोटल जो साइज़ है तो वो 5 से लेकर 10,000 मेगा बेस पेयर्स तक हो सकते हैं या मेगा बेसिस तक हो सकते हैं, और जिसमें 5,000 से लेकर 50,000 तक जीन्स इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा उसके बरक्स इनका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है, एक जीन से ये बना होता है। और डिसकंटिन्यूस कोडिंग रीजन्स भी इनमें होते हैं, मतलब इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, तो दिस इज़ डिसकंटिन्यूस कोडिंग रीजन हमारे पास ये आ जाता है, सही है। इसके अलावा यूकैरियोटिक जीनोम में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉन कोडिंग डीएनए होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है तो यहाँ पे कह रहे कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में वो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है, तो यहाँ पे इधर ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर वो आरएनए निकल आता है, मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे उससे प्रोटीन बन जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक कंपार्टमेंट में हो गया, ट्रांसलेशन जो है तो वो आपके पास दूसरे कंपार्टमेंट में हो गया। तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की जो बात की है। इसके अलावा यहाँ पे वैरायटी ऑफ आरएनएज बनते हैं, जैसे कोडिंग आरएनए हो गए, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल या ट्रांसफर आरएनए, और नॉन कोडिंग जैसा स्मॉल न्यूक्लियर और माइक्रो आरएनए, ये सारे आ जाते हैं। इनका जो जीनोम है तो वो मोस्टली जो है तो वो डिप्लॉयड जीनोम्स होते हैं, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेशन जो है वो ड्यूरिंग मियोसिस इनमें रिकम्बिनेशन जो है तो वो हो जाती है। हायरार्की, अगर हम इनकी जीन ऑर्गेनाइजेशन की हम हायरार्की देख ले तो मेरे ख्याल से मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ उल्टे साइड से, तो जीनोम होता है, जीनोम हमारे पास वो डिवाइड होता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, जैसा प्लाज्मिड हो गए या फेज क्रोमोसोम ये हो गए। फिर एलिमेंट्स में मॉड्यूलोन होते हैं। मॉड्यूलोन कह रहे कि जीन्स मॉड्यूलेटेड बाय सेम स्टिमुलस, ठीक है, एक ख़ास स्टिमुलस, लेट से कोई फॉर एग्जांपल कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है तो उसके लिए कौन कौन सी जीन्स जो है तो वो स्टिमुलस देंगे, अब कौन से जीन्स एक्टिव होंगे तो वो एक मॉड्यूलोन के अंदर आ जाते हैं। फिर मॉड्यूलोन जो है तो वो रेगुलोन के अंदर उसके अंदर रेगुलॉन्स होते हैं। रेगुलॉन्स कह रहे कि जीन्स कंट्रोल बाय सेम रेगुलेटर, ठीक है, एक रेगुलेटर अगर कुछ खास जीन्स को कंट्रोल करते हैं तो वो एक रेगुलॉन बन जाते हैं। फिर रेगुलॉन के अंदर ओपरॉन आ जाते हैं। ओपरॉन कह रहे कि जीन ट्रांसक्राइब्ड इन सिंगल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ओपरॉन ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। और फिर ओपरॉन के अंदर जीन्स आ जाते हैं। जीन जो है तो वो सिंगल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर इसको हम सम अप कर दे तो जीन्स जो है तो बहुत सारी जीन्स एक ओपरॉन के अंदर आ जाते हैं। फिर ओपरॉन जो है तो वो रेगुलॉन के अंदर, रेगुलॉन हमारे पास मॉड्यूलॉन, एंड देन एलिमेंट, और फाइनली जो है तो वो जीनोम बना देते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम में हमारे पास 22 ऑटोसोम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आपको पता है, जिसमें 22 पेयर जो है तो वो ऑटोसोम है, और 1 पेयर जो है जो कि 2 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो 6 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और 3 बिलियन इसमें बेस पेयर से, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला है, अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर से जो कि हेप्लॉइड जीनोम में हमारे पास होते हैं, जिसमें तकरीबन 3% जो है तो वो, या हम कहते हैं 2% जो है तो वो प्रोटीन के लिए कोड करता है। बाकी जो 97 या 98% रह जाते हैं तो उसमें 40 to 50% रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, रिपीटिशन बार बार हुई है, और वो रेट्रो ट्रांसपोजिशन से हमारे पास बनते हैं। अब हमारे पास मतलब इन जो यहाँ पे क्वेश्चन वेयर एंड व्हाट आर द 30 and 40 to 40,000 जीन्स, तो ह्यूमन में जो एस्टिमेट लगाया गया है कि 30 से 40,000 तक जीन्स इसमें होते हैं, तो वो इसी 2 या 3% जो कोडिंग रीजन है इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन द जीनोमिक रिवोल्यूशन कह रहे कि जीनोमिक रिवोल्यूशन में आगे मतलब क्या होगा, क्या रिवोल्यूशन होगा, तो हमारे पास मतलब अब हम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि जो सारी जीन्स है उसके बारे में, और मतलब वो कौन कौन से प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो ये आगे मतलब जो इन फ्यूचर इस पे काम हो रहे हैं, तो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल जीन की तरफ नहीं देखेंगे बल्कि होल सिस्टम को देखेंगे कि
क्या उसका असर होगा। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हमारे पास जो है तो इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। ये हमारे पास स्मॉल एक सर्कुलर डीएनए होता है जो कि 16.5 किलो बेसिस से है, ठीक है। किलो आप लोगों को पता है, 1000 के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। और वो अपना राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स इस पे होते हैं। 37 जीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। तो अगर रफली अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 0.45 किलो बेसिस के फासले में वन जीन जो है तो वो आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में बहुत कम रिपीट्स होते हैं और जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते। तो जो 16.5 किलो बेसिस से ये बना है, इसमें 93% जो डीएनए है वो कोडिंग है, बाकी 7% जो नॉन कोडिंग है तो वो भी वही जैसा पहले हमने पढ़ा कि कोई रेगुलेटरी रीजन्स होते हैं तो वो नॉन कोडिंग आ जाते हैं। और कह रहे कि इनकी जो जीन्स है तो वो मल्टीमेरिक ट्रांसक्रिप्ट्स के फॉर्म में ट्रांसक्राइब होते हैं। मल्टीमेरिक का मतलब अगर नाम से ही देख ले तो मल्टी मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट, तो मतलब इनके जो ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं तो उनसे डिफरेंट सब यूनिट्स के, मल्टीपल सब यूनिट्स के प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं होता, मतलब रिकम्बिनेशन आपको पता है कि डीएनए में चेंजेस रिकम्बिनेशन की वजह से होती है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंट ऐसा नहीं मिला कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में कोई रिकम्बिनेशन हुई है। और इसकी जो इनहेरिटेंस है तो वो मैटरनल है, ठीक है। आप लोग ज़रा इस पे सर्च कर ले और अगर फिर वो हुआ तो इस पे डिस्कस भी करेंगे कि क्यों इसका मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा, अगर नहीं पता तो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। अब इनमें जो जीन्स है, जो हमने बात की कि 37 जीन्स है तो वो कौन से है, तो 24 इसमें जो है 37 में से 24 जो है तो वो आरएनए कोडिंग है, मतलब 22 माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र आरएनए बनाते हैं और 2 माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। दो तरह के राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, 23S और 16S के ये बनते हैं, ठीक है। और बाकी जो 13 रह जाते हैं 37 में तो वो प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। और मतलब ये प्रोटीन्स जो है तो ये रेस्पिरेटरी कम्प्लेक्सेस या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो यहाँ पे बेसिकली होते हैं। आप लोगों को पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो ये इस वजह से खुद कफील होता है न्यूक्लियर डीएनए के लिए, ये मोहताज नहीं बैठा होता कि वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो ये अपने काम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट अंडर स्टेट भी इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक और भी बात होती है कि इसमें ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग जीन्स यहाँ पे ये एग्जांपल भी लिखी है, मैं सिंपल बता दूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि एक जीन आ जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद कोई नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है, फिर दूसरा जीन। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इधर से एक हमारे पास मेथाइनिन से ये एक हमारे पास जीन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके ये स्टॉप कोडॉन पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन फ्रेम शिफ्ट की वजह से यहाँ पे जो है तो ये इधर से आप देख सकते हैं कि इधर से एक और जीन शुरू हुआ है और ये आगे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप थोड़ा सा ओवरलैप जीन को सर्च कर ले, इस पर आपको बहुत सारे अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास कोडॉन टेबल है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन टेबल है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है बाकी जो नॉर्मल उससे कि कौन सा कोडॉन जो है तो कौन से अमीनो एसिड को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे।